हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 15 अरावली की आत्मकथा पढ़ेंगे। मैं अरावली पर्वत हूँ। मेरी अनेक श्रेणियाँ हैं जिन्हें तुम अरावली पर्वतमाला कहते हो। धरती मेरी माता है। मेरा जन्म पूरा कैम्ब्रियन युग में हुआ था। मैं धरती माता की कोख से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले जन्मी विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक हूँ। यहाँ बहने वाली हवाओं ने यह मेरे कान में कहा है। मैंने जब से होश संभाला है, इस तथ्य को मैं भी समझने लगा हूँ। अतः मैं धरती माता का सबसे प्राचीन पर्वत हूँ। मैं जानता हूँ धरती माता अंतरिक्ष में प्रतिपल घूम रही है। मैं भी धरती माता की गोद में प्रतिपल अंतरिक्ष में घूमता हूँ। इसके अक्ष पर घूमने को तुम घूर्णन तथा सूर्य के अक्ष में घूमने को परिभ्रमण कहते हो। धरती माता की इन दो गतियों के प्रभाव से मेरी ऊंचाई का घर्षण होता जाता है। घर्षण यानी घिसना। इस कारण पिछले करोड़ों वर्षों में मेरी ऊंचाई कम हुई है, किंतु धरती माता की गोद में घूमना मुझे अच्छा लगता है। मेरा शरीर आग्नेय चट्टानों के आड़े बल्ले से बना है, अतः मुझे अड़ावल कहा जाता है। यह राजस्थानी भाषा का शब्द मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मानव सभ्यता के आदिकाल में मैंने यह शब्द आदिवासियों के मुख से सुना था। यह बहुत प्राचीन शब्द है। उस समय आदि मानव की भाषा विकसित हो रही थी। आर्यों के रहने के कारण अंग्रेजों ने इसे आर्यन वैली यानी आर्यों की घाटी कहा है। मुझे आज आप अरावली कहते हो। भारत मेरा निवास स्थान है। इसके पश्चिमी भाग में मेरा घर है। इसमें मैं दक्षिण से उत्तर की ओर 692 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला हूँ। गुजरात के खेड़ब्रह्म से दिल्ली तक मेरा विस्तार है। राजस्थान मेरे विस्तार के मध्य में है। मेरी चौड़ाई तथा ऊंचाई दक्षिण में अधिक है। ये उत्तर की ओर कम होती जाती है। आप मेरे भौतिक स्वरूप को दक्षिण अरावली, मध्य अरावली तथा उत्तरी अरावली के रूप में देखते हो। इसमें मैं कुछ भी आपत्ति नहीं। इससे मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं। यह आपके अध्ययन की सुविधा का विषय है। मैं तो यह जानता हूँ कि दक्षिणी अरावली का विस्तार खेड़ब्रह्म से लेकर दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले मेरे प्रमुख क्षेत्र हैं। सिरोही जिले के आबू पर्वत में स्थित मेरे गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। यह मेरी सबसे ऊंची चोटी है। उदयपुर के निकट जरगा की पहाड़ियों की ऊंचाई 1431 मीटर है। मैं इन क्षेत्रों से आगे उत्तर की ओर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर तथा पाली जिलों तक फैला हूँ। मेरा यह क्षेत्र मध्य अरावली कहलाता है। उससे आगे सीकर, जयपुर तथा अलवर जिलों तथा दिल्ली तक मेरा विस्तार है। आप इसे उत्तरी अरावली कहते हो। दिल्ली के निकट मेरी ऊंचाई घटकर 400 मीटर रह जाती है। मेरा प्रांगण सदैव हरा भरा रहता है। मेरा दक्षिणी तथा मध्य क्षेत्र सघन वनों का गढ़ है। शायद ही कोई ऐसा वृक्ष हो जो मेरे प्रांगण में न पाया जाता हो। सागवान, शीशम, नीम और आम का तो कहना ही क्या। मेरे दक्षिणी अरावली में स्थित नगर में सागवान की बहुतायत के कारण ही तो सागवाड़ा नाम पड़ा है। बांसवाड़ा में किसी जमाने में बांस अधिक होते थे। इस क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाओं की बहुतायत है। इन्हें राजस्थान के निवासी डूंगर कहते हैं। अतः इस भाग में एक नगर का नाम डूंगरपुर भी है। एक जमाना था जब मेरे सघन वनों में अनेक चिड़ियाएं चहकती थी और मोर नाचते थे। मैंने शेरों की दहाड़े सुनी है। मैंने हिरणों के झुंड को कुलाचे भरते देखा है। उस समय मैं कितना प्रफुल्ल था, आप अनुमान नहीं लगा सकते। उस आनंद की अनुभूति में ही तो आपने मेरे क्षेत्र के आबू, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सरिस्का आदि क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित किया है।
घना पक्षी विहार तो मेरे प्रांगण के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाता है। यहाँ सर्दी की ऋतु में विदेशों से पक्षी आते हैं। ये देखकर ही तो आपने इन सभी रमणीय स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया है, किंतु अब यह सारा सौंदर्य दिन ब दिन गायब हो रहा है। शायद आपका अंधा स्वार्थ इसके लिए उत्तरदायी है। मित्रों, मेरा मन बहुत उदास है। मेरी उदासी को समझो। मुझे मेरे भाग्य पर गर्व रहा है। मुझे प्रकृति ने धरती धन की दृष्टि से बहुत संपन्न बनाया है। लोहा, चांदी, जस्ता, तांबा, कोयला, एस्बेस्टस, टंगस्टन आदि अनेक खनिज मेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए ही तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। संगमरमर का तो कहना ही क्या। प्रकृति ने ग्रेनाइट, काले, सफ़ेद, लाल, पीले आदि कई प्रकार के संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। मकराना के मेरे सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना है। ये उच्च कोटि का संगमरमर है। विदेशों तक इसका निर्यात होता है। हाँ, मैं चूना पत्थर का भी भंडार हूँ। आपने सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने मेरे दक्षिण तथा मध्य क्षेत्र में ही स्थापित किए हैं। मेरे संगमरमर तथा सीमेंट से आपने भव्य भवन खड़े कर दिए हैं। ऐसा करते हुए आप अपने आप को सभ्य मानने लगे हो। कोई बात नहीं, मानो, मैं आपको नहीं रोकता। किंतु मित्रों, मेरे मन में एक पीड़ा है। आपने मेरे धरती धन को खोद कर मुझे खोखला कर दिया है। खाने बना दी हैं। दिन रात पर्वतों को काट रहे हो। मेरी चट्टानों पर आपने छेनी हथौड़े की चोट से मैं चीख उठता हूँ। मत काटो, मेरी चट्टानों को मत काटो। आप अपने लिए सुविधाएं जुटाने में मेरे धरती धन का दुरुपयोग कर रहे हो। आप वृक्ष काट रहे हो, कारखाने खड़े कर रहे हो, प्रदूषण फैला रहे हो, मेरे प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं। आपके अंधे स्वार्थ के ने वन्य जीवों का जीना दुभर कर दिया है। सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। ये प्रलय को निमंत्रण है दोस्तों। निमंत्रण यानी बुलावा। यहाँ कहा गया है आपका विवेक। ऐसा न हो कि मेरा हरा भरा प्रांगण रेगिस्तान में बदल जाए। रोको, प्रकृति के साथ होते इस अन्याय को रोको। आप स्वयं के पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो, वरना एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको वह सद्बुद्धि दे। तो बच्चों, इस पाठ में अरावली स्वयं अपना वर्णन कर रही है कि मेरा शरीर यानी आकार कब व कैसे बना और मेरे अंदर बहुत खनिज पदार्थ मिलते हैं। मैं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हूँ। इस पाठ के लेखक शिव मृदुल जी हैं। वे इस पाठ के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हमें अंधाधुंध खनन व कटाई पर रोक लगाना चाहिए। प्रकृति को हो रहे नुकसान में मानव का ही सबसे बड़ा हाथ है। अतः मानव को अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। लेसन में आए हुए कुछ हार्ड वर्ड्स। रमणीय यानी सुंदर, निमंत्रण यानी बुलावा, झुंड यानी समूह, सघन यानी घना, प्रफुल्ल यानी खुश या प्रसन्न, प्रलय यानी महाविनाश, कुलाचे भरना यानी आनंद मगन होकर छलांग लगाना, आपत्ति यानी ऐतराज, बहुतायत यानी अधिकता, भव्य यानी विशाल। नीचे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में हल करना। धन्यवाद।